हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सैंपल साइज डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है और पावर ऑफ स्टडी क्या होता है। आज उससे आगे का पार्ट देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आसानी से समझ में आ जाएगा, थियोरेटिकल है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले समझें कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। तो जब भी कोई रिसर्च वगैरह की जाती है, तो जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्या है, एक पेपर जो है तैयार किया जाता है। यानी तो सभी जो रिसर्च का जो डेटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक इजी वे में उस पेपर में हम लिखते हैं और फिर उसे जो है प्रेजेंट करते हैं जो आम जनता होती है उसके सामने, और बाकी जो भी लोग होते हैं तो उन सबको हम दिखाते हैं जो भी रिसर्च में किया गया है। तो इसी को हम रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, बाकी आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकल है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। तो बेसिकली जो रिपोर्ट राइटिंग होता है तो ये क्या एक तरह से कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, यानी जब भी कोई रिसर्च वगैरह की जाती है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक, तो उसको क्या है हम रिटर्न वे में जो है लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और बाकी ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है जो भी रिसर्च की गई है, कंडक्ट की गई है, तो किस तरीके से कंडक्ट की गई है, कौन कौन से वहाँ पे जो है चीज़ें ध्यान रखी गई हैं, ठीक है, और किस तरीके से स्टडी या जो भी फाइंडिंग्स है तो उसको क्या हम एक मैनर में उसमें लिखते हैं। ठीक है, जिससे क्या है जो भी फाइनल जो डिसीजन रिसर्च के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं तो उसको अच्छे तरीके से लिया जा सके। तो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है और इसी को हम जो है रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। बाकी इसमें हम देख लेते हैं कि लेआउट क्या होती है रिपोर्ट की। जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो लेआउट क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं। तो पहले एक प्रीलिमिनरी पेज होता है, फिर हमारा द मेन टेक्स्ट होता है और फिर हमारा एंड मैटर होता है। तो जो प्रीलिमिनरी जो पेजेस रहते हैं, जो स्टार्टिंग के जो पेजेस रहते हैं, तो उसमें टाइटल लिखा होता है ना, डेट लिखी रहती है और एक्नॉलेजमेंट लिखा रहता है। जो मेन टेक्स्ट होता है उसमें इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है, यानी जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिसर्च की गई है तो उसे जो है समराइज करके लिखा जाता है। बाकी मेन रिपोर्ट रहती है और कंक्लूजन रहता है। एंड मैटर की हम बात करें तो बिब्लियोग्राफी रहती है और बुक्स, जर्नल्स या रिपोर्ट्स, जिस भी जगह से डेटा जो है लिख के उठा के जो है उसमें ऐड किया गया है रिसर्च में। ठीक है, जहाँ से भी जो डेटा हमने देखा है, कोई भी हमने बुक लिया है, कोई भी रेफरेंस बुक ली है या कोई भी हमने रिपोर्ट वगैरह की हेल्प ली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या एंड मैटर में लिखी जाती हैं। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि रिपोर्ट जो है किस तरीके से जो है लिखी जाती है। तो इसमें क्या कुछ स्टेप्स रहते हैं, आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग तरीके से जो बताया गया है, लेकिन यहाँ सिंपल वे में मैंने 5-6 स्टेप्स ले लिए जिन्हें आप जो है नॉर्मली देख सकते हो। तो पहला रहता है हमारा लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमने टॉपिक लिया है रिसर्च के लिए, तो उसका हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद ही हम जो उस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरी आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफ में बस समझाता जा रहा हूँ। बाकी क्या है, जब हमें टॉपिक पता चल जाता है कि किस तरीके के हमें जो है रिसर्च किस टॉपिक पे करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी एक फाइनल जो आउटलाइन है उसे हम प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हम फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, कि जो भी टॉपिक है तो हमें इस पर रिसर्च किस तरीके से स्टार्ट करनी है, क्या क्या मटेरियल हमें ऐड करना है इसमें, तो उसकी क्या हम एक फाइनल आउटलाइन जो है प्रिपेयर करते हैं। और उसमें क्या हम छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है कंसिडर करते हैं, जिन्हें क्या है बाद में जो हमारा मेन टेक्स्ट रहता है उसमें हम उन्हें बड़ा करके या स्ट्रेस करके हम उन्हें लिखना है। ठीक है, और फिर हमें जो है थर्ड इसका पॉइंट है कि प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। ठीक है, तो जब हम क्या है सारी चीज़ें सोच लेते हैं अच्छे तरीके से, हम एक फाइनल आउटलाइन बना लेते हैं, तो फिर जो हमने आउटलाइन बनाई है, जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह उसमें ऐड किया है, उसका क्या हम एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जैसे आप इसे ऐसे समझ लो कि जब भी क्या आप फेयर वगैरह जो भी कॉपी बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिए तो आपने डायरेक्ट जो अपने फेयर कॉपी में सॉल्व किए। तो हम पहले क्या करते हैं कि रफ कॉपी लेते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसमें देखते हुए कोई कमियां तो नहीं है। जब वो बिल्कुल परफेक्ट होता है तो हम क्या उसे फेयर कॉपी में जो है नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है पहले क्या एक रफ ड्राफ्ट जो बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, किस तरीके से हमें रिसर्च करनी है, क्या क्या उसमें पॉइंट्स वगैरह, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो वो उसका क्या है पूरा एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि रिफाइनमेंट इन रफ ड्राफ्ट। जब क्या रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर हम उसमें कमियां वगैरह देखते हैं कि जो टेक्स्ट वगैरह है वो सही है या नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हमने ऐड की है या नहीं की है, या फिर जो ग्रामर है या जो स्पेलिंग्स है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है रफ ड्राफ्ट जो है तैयार करने के बाद फिर से उसमें रिफाइनमेंट किया जाता है ना।
उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एंड पब्लिश द फाइनल रिपोर्ट। तो ये अब रिफाइनमेंट हो जाता है हमारे रफ ड्राफ्ट में। उसके बाद क्या हम रिपोर्ट लिखते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट जब हमारी लिख जाती है उसके बाद हम उसे प्रेजेंट करते हैं और फिर हम जो उसे पब्लिश करते हैं। अब रिपोर्ट क्या है, जब अप्रूव हो जाती है और एवेल्युएट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या है उसे प्रेजेंट करते हैं जो भी हमारी ऑडियंस रहती है उसके सामने। तो जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ऑडियंस का ध्यान अपनी साइड में जो है खींच पाए, ठीक है। बाकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह उसको हम थोड़ा और एनहेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हैंडआउट्स एंड इंटरेक्शन विद ऑडियंस, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऑडियंस को जाके बता सकते हैं, हैंडआउट्स कर सकते हैं, या फिर हम जो है डायग्रामेटिक जो डायग्राम बना के जो प्रेजेंटेशन हम उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद एक बार जब रिपोर्ट जो है सक्सेसफुली हम प्रेजेंट कर देते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं हम उसको जो है फिर हम पब्लिश करते हैं, ठीक है। और पब्लिश करने के बाद क्या रहता है कि वो जो जनरल पब्लिक रहती है तो सब लोग उसे जो है देख सकते हैं और जो है जान सकते हैं कि रिसर्च में क्या क्या किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं तो वो क्या है कॉमन पब्लिक को जो है अलग अलग टेक्निक्स की हेल्प से रिसर्च के बारे में बताती हैं, ठीक है। जैसे कि बुलेटिन बोर्ड्स या फिर न्यूज लेटर्स जो है वो निकालते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो उसमें भी जो रिसर्च के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट को लिखा जाता है ना, रिसर्च के बाद। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जो भी रिसर्च वगैरह होती है, जब फाइनल जो डेटा हमारे पास आ जाता है तो उसको जो प्रेजेंट किया कैसे जाता है, तो उसके कई तरीके रहते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपके समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब ये रहता है कि जो भी डेटा हमें मिला है रिसर्च के बाद तो वो क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो साइंटिस्ट या जो रिसर्चर होते हैं तो वो तो उसे समझ लेते हैं आसान तरीके से, लेकिन जब वो डेटा आम जनता के सामने लाया जाता है तो उनके समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, बहुत सारी उसमें कैलकुलेशन या फिर जो भी डेटा वगैरह उसमें रहता है तो वो अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, इसलिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं जिससे जो जनता है, जो आम जो जनरल पब्लिक है, उसके आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला इसमें तरीका आता है डेटा को प्रेजेंट करने का, वो आता है हमारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये टेक्सुअल जो प्रेजेंटेशन रहता है तो इसमें क्या रहता है कि जो भी डेटा रहता है उसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में जो उसे लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये मेथड इतना ज़्यादा खास तो रहता नहीं है और इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहता है, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इससे क्या है, जब भी इसमें जो डेटा दिया रहता है, जो भी की पॉइंट्स इसमें रहते हैं डेटा के, तो उन्हें क्या बार बार पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरे पैराग्राफ को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी क्या है उसके जो समझ में आएगा जो भी पढ़ रहा है उसे, है ना। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। बाकी इसमें जो स्टेटमेंट्स रहते हैं तो वो क्या है न्यूमेरल्स या जो नंबर्स के साथ क्या है डिस्क्राइब किए रहते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे 150 पर्सनस का इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे जो है कंप्लेंट जो पूछी जाती है, यानी वो अपनी अपनी कंप्लेंट बताते हैं, 150 जो पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है अपनी अलग अलग कंप्लेंट्स बताते हैं। तो डेटा को इसमें प्रेजेंट कैसे किया जाएगा इस डेटा को, तो जैसे क्या है 27, ठीक है, जो पर्सनस है तो उन्होंने क्या है लेक ऑफ बुक्स, यानी लाइब्रेरी में बुक्स कम है, तो 27 जो पर्सनस हैं उन्होंने ये कंप्लेंट की। फिर 25 ने किस तरीके से कंप्लेंट की, फॉर डर्टी प्ले एरिया, ठीक है, कि जहाँ खेलने की जो जगह है वो क्या थोड़ा डर्टी रहता है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी इसमें कंप्लेंट्स की। तो जैसे 20 होते हैं तो 20 जो पर्सनस हैं उन्होंने क्या लेक ऑफ वर्क्स ऑफ एपरेटस, और 17 जो पर्सनस हैं उन्होंने क्या बोला कि नॉट वेल मेंटेन्ड कैंपस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बाकी और भी हैं, जैसे 17 ने क्या कंप्लेन की, क्या अनसैनिटरी कैफेटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो डेटा को क्या है इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है टेक्सचुअल फॉर्म में। तो इसमें कोई टेबल नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, जो भी डेटा है उसमें क्या है जैसे नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, बाकी उन्होंने क्या कंप्लेंट की है तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा लिख दिया। तो न्यूमेरल्स का यूज किया गया और बाकी क्या है टेक्सुअल या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है ना, और इतना ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ों के लिए ठीक ठाक है। बाकी नेक्स्ट हम टाइप की बात करते हैं कि डेटा को जो किस तरीके से और प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड हमारा आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, है ना। इसे हम ट्यूबुलेशन भी बोलते हैं, इसलिए आपको कहीं कहीं ट्यूबुलेशन लिखा दिखे तब भी आप समझ जाना कि ये टेबुलर जो प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो टेबुलर जो प्रेजेंटेशन है तो ये काफ़ी अच्छा मेथड रहता है ना। तो इसमें क्या है डेटा की जो है टेबल्स के फॉर्म में जो है डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। टेबल्स की फॉर्म में क्या है डेटा को इंटरप्रेटेड आसानी से किया जा सकता है और आसान तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है ना। और बाकी ये जो पर्पज रहता है ट्यूबुलेशन का, तो इसमें क्या है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डेटा रहता है उसको हम कम से कम स्पेस में उसे लिख पाएँ, ठीक है। इसलिए क्या है इस मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम छोटी से छोटे स्पेस में जो है उसे फिट कर सकते हैं, है ना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ टेबल्स की कि टेबल्स के जो कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप रहता है सिंपल टेबल और वन वे टेबल। ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म रहती है टेबल की, इसे हम वन वे टेबल बोलते हैं। और इसमें क्या है जो क्लासिफिकेशन रहता है तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन करेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है जो डेटा रहता है तो वो सिंगल करेक्टर का रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर कोर्स इन अ यूनिवर्सिटी। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या किसी एक कोर्स को कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसको हम जो कैसे डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो कोर्स का नाम हमारा MB हो गया, PG DBM हो गया, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट MBA के कितने हैं 200, PG DBM के कितने हैं 100, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 300, ठीक है। तो ये क्या है सिंपल, यानी एक ही कैरेक्टर को हम इसमें यूज कर रहे हैं, बस कोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके कितने स्टूडेंट हैं, तो बस ये सिंपल फॉर्म होगी, यानी वन वे टेबल होगी। सेकंड हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल की। तो सिंपल टेबल तो हमने देख ली, वन वे टेबल। अब हम कॉम्प्लेक्स टेबल देखते हैं। तो इसमें क्या है टू वे टेबल आता है। तो टू वे टेबल जो है बनाई जाती है तो इसमें क्या है दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं। इसे हम डबल ट्यूबुलेशन भी बोलते हैं। तो डबल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब रहता है, तो एग्जांपल से समझते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज एज पर ईयर इन द डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं, साथ में क्या है यहाँ पे कोर्सेज हैं, यानी दो अलग अलग कोर्सेज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हैं और उनका क्या है ईयर भी यहाँ पे दिया गया है, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि ये जो कोर्स है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के कितने हैं और सेकंड ईयर के कितने हैं। तो MBA के लिए 120 है फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के 80 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 200 स्टूडेंट हो गए। इसी तरह से PG DBM के क्या 64 है फर्स्ट ईयर में और 36 है सेकंड ईयर में, तो टोटल 100 स्टूडेंट हो गए। तो बेसिकली इसमें कोर्सेज लिया जा रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया जा रहा है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लिया जा रहा है। तो जो डबल ट्यूबुलेशन है इसमें क्या किया है हमने कि कोर्सेज भी लिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिया है ना। तो ये क्या है हमारे डबल कैरेक्टरिस्टिक हो गई, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारा टू वे टेबल हो गया। थ्री वे टेबल में हम क्या करते हैं कि हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम थ्री वे टेबल बोलते हैं। तो इसमें क्या हमने कोर्स ले लिया, ठीक है, और जो स्टूडेंट नॉर्थ रीजन से हैं उनका हमने अलग ले लिया, साउथ रीजन से उनका हमने अलग ले लिया। तो नॉर्थ रीजन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ले लिया, साउथ रीजन में भी हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ले लिया। तो ये क्या थ्री वे टेबल हो गया, कोर्स हो गया और बाकी हमने क्या है रीजन के हिसाब से ले लिया, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन के हिसाब से। तो दो ये हो गए और ये हमारा कोर्स हो गया, तो थ्री वे टेबल हो गई हमारी। तो इसमें हमने कोर्स ले लिया MBA PG DBM, नॉर्थ रीजन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कितने हैं 80, सेकंड ईयर के कितने हैं 60, है ना। इसी तरह से साउथ रीजन में फर्स्ट ईयर के कितने हैं 40 और सेकंड ईयर के कितने हैं 20, टोटल हमारे 200 स्टूडेंट हो गए। ऐसे ही सेम आपको PGDM में देखना है, फर्स्ट ईयर के नॉर्थ रीजन में कितने हो गए 40, सेकंड ईयर के कितने हो गए नॉर्थ रीजन में 12 और साउथ रीजन में फर्स्ट ईयर 24, सेकंड ईयर के साउथ रीजन में 24, टोटल 100 हो गए। यानी आप सबको टोटल कर दो तो ये हमारी टेबल बन जाती है। तो ये हमारी होगी थ्री वे टेबल। नेक्स्ट हमारी आती है मल्टीपल वे टेबल, ठीक है। तो टू वे देख ली, थ्री वे देख ली, वन वे देख ली। अब इसके बाद हमारी मल्टीपल वे टेबल आती है। अब इसमें क्या है काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मल्टीपल वे में कि टेबल को क्या है हम अलग अलग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम कोर्स, ग्रेजुएशन स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स, इसके अलावा नॉर्थ एंड साउथ रीजन और ईयर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, तो टेबल को हम जो है इस हिसाब से जो है प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या है ये हमारी मल्टीपल वे टेबल है। तो इसमें कोर्स हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इसके अलावा साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें हमने 4 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, तो ये हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होगी, है ना। तो कोर्स में हमने MBA ले लिया, PGDM ले लिया। ग्रेजुएशन स्ट्रीम में हमने क्या ले लिया कि MBA आर्ट्स वाले अलग हो गए, साइंस वाले अलग हो गए, कॉमर्स वाले अलग हो गए और BBA वाले अलग हो गए। PGDM में आर्ट्स वाले अलग हो गए, साइंस वाले अलग हो गए, कॉमर्स वाले अलग हो गए और BBA वाले अलग हो गए, है ना। तो नॉर्थ रीजन में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं MBA में, आर्ट्स वाले 20 हैं, साइंस वाले 30 हैं और कॉमर्स वाले 20 हैं, BBA वाले 10 हैं। इसी तरह से नॉर्थ रीजन में सेकंड ईयर में हमारे जो MBA के आर्ट्स वाले हैं वो 15 हैं, है ना, साइंस वाले 25 हैं और कॉमर्स वाले 10 हैं और BBA वाले 10 हैं, ठीक है। इसी तरह से PGDM वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ रीजन के, ये साउथ रीजन के, आपको यहाँ पे साउथ रीजन के भी दिख रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए। तो इस तरीके से जो डेटा है हमने वो क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ कोर्सेज, ग्रेजुएशन स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट, नॉर्थ एंड साउथ रीजन एंड कौन सी ईयर में वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, है ना। तो इस तरीके से हम टेबल को इस तरीके से फॉर्म करते हैं, डेटा को हम टेबल की फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या है 1 वे हो जाती है, 2 वे हो जाती है, 3 वे, 4 वे। इसके अलावा और भी हम जो है बढ़ा सकते हैं इसे, जैसे एज द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेबुलेशन
ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे करेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से जो कॉम्प्लेक्सिटी है टेबल की वो भी क्या हमारी बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे अभी तो 4 है, इसमें और भी हम अलग अलग कैटेगरी इसमें ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट की एज के हिसाब से हम, ठीक है, या फिर उनका फीमेल या मेल के हिसाब से कितने स्टूडेंट है इस चीज़ को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है जो टेबल है वो हमारी बढ़ती जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हो गई हमारी टेबल फॉर्म में हम जो डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब हमने टेक्सटुअल देख लिया, टेबल देख लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि ग्राफ की फॉर्म में जो है डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ग्राफ की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना इजी भी रहता है और समझना भी इसको आसान रहता है। टेबल में क्या है 1 वे 2 वे 3 वे तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें करेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है, इसलिए उसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी उसमें भी क्या है डेटा को हम आसानी से कम स्पेस में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहता है ज़्यादा आसान रहता है। हम अगर देखें कि समझना किसको आसान है तो ग्राफिकल ज़्यादा आसान रहता है। सबसे पहले इसमें टाइप आता है बार चार्ट्स आता है, ठीक है। तो बार चार्ट्स को हम यूज करते हैं कि अगर हमें 2 अलग अलग कैटेगरी दी हैं डेटा की तो उसको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्राफ्स, इसे हम क्या है बार डायग्राम या बार ग्राफ भी बोलते हैं। जैसे अगर हमें बोला गया है एग्जांपल के लिए, जैसे रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेटा बाय ए बार डायग्राम, तो यहाँ पे ईयर दिया है और प्रोडक्शन दिया गया है इन टन्स, ठीक है। तो 2006, 2007, 8, 9, 10 इसमें क्या है प्रोडक्शन दिया है 45 टन, 40 टन, 42 टन्स, है ना, और 55 टन्स और 50 टन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब इसका हम जो है बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे इसका, तो सिंपल आपको एक हॉरिजॉन्टल लेनी है, एक वर्टिकल लाइन लेनी है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है ना। बस अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो है कितने तक जा रहा है। तो यहाँ पे 45, 40, 42, 55 और 50, तो 55 हमारा लास्ट जा रहा है और स्टार्टिंग हमारी 40 से हो रही है। तो 10 से हम जो है यहाँ पे नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और मैक्सिमम हमारा 60 तक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2006, 7, 8, 9, तो यहाँ पे इजीली हम जो है 2010 तक ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपको जो है बनाना, मैंने आपको पहले भी बताया ग्राफ बनाना आसान रहता है। जैसे 2006 में 45 टन्स का हुआ है तो 2006 में हम जो है 45 जो हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में हमारा एक जो है बार जो है बन जाएगा, और दूसरा हमारा 2007 में कितना हुआ है 40, तो ये हमारा 40 तक जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी मोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैंने क्या ऐसे ही बस पेन से बना दिया। तो आपको जो अपने हिसाब से जो है स्केल वगैरह का यूज करके बनाना है। तो इस तरीके से जो है डेटा को बार की फॉर्म में जो है प्रेजेंट करते हैं। अब आता है हमारा लाइन चार्ट्स, ठीक है, सेकंड वाला इसमें जो मेथड है। तो ये लाइन चार्ट्स रहता है तो इसमें क्या है न्यूमरस पॉइंट रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, ठीक है। तो जनरली जो लाइन चार्ट्स रहते हैं तो इसको क्या है फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा के लिए हम इसे हम यूज करते हैं। जैसे क्या है कोई टाइम पीरियड दिया है तो उसमें क्या है डेटा कितनी बार फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लाइन चार्ट्स का यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई कार है तो उसमें क्या है अलग अलग टाइमिंग पे उसकी अलग अलग स्पीड के बारे में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। जैसे क्या है 0 से स्टार्ट हुई तो 0 स्पीड थी, ठीक है, और 1 जो टाइम है यानी 1 सेकंड में 3 की स्पीड पे वो पहुँच गई, है ना, 3 मीटर पर सेकंड। और 2 सेकंड्स में क्या है वो 7 मीटर पर सेकंड पहुंच गई, 3 सेकंड्स में क्या है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे क्या है एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में क्या है टाइम रेंजेस यहाँ पे दी गई हैं, तो उसमें क्या है उसकी अलग अलग स्पीड यहाँ पे दी गई है। तो इसमें क्या है हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो लाइन चार्ट बनाना बिल्कुल आसान है, जो डेटा दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कितने टाइम, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है इसमें 45 दी है और शुरुआत 0 से हुई है, ठीक है। तो 0 से लेकर 40 तक हम क्या है जो है यहाँ पे बना देंगे, जो हमारे नंबरिंग है वो यहाँ पे ले लेंगे। अब जो है 50 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो स्पीड है जो टाइम है वो क्या हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सारे टाइम फ्रेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे सिंपल पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे देखते जाएंगे अपने डेटा को टेबल में। 0 पे क्या है 0 था तो पहला हमारा पॉइंट क्या बनेगा 0 पे 0, ठीक है। पहला हमारा क्या बनेगा 0 पे 0 वाला पॉइंट बन जाएगा। सेकंड हमारा क्या है यहाँ पे 1 पे कितना गया है 3 गया है, ठीक है। तो जो 1 है हमारा तो वो क्या है 3। अब यहाँ पे क्या है मैंने प्लेन पेपर लिया, जब आप ग्राफ वाला पेपर लेंगे तो वहाँ पे क्या है काफ़ी सारी लाइन्स जो छोटी छोटी बनी रहती हैं। तो 1 पे जब हम 3 देखेंगे तो वो लगभग यहाँ पे होगा, तो दूसरा पॉइंट हमारा 1 और 3 पे बन जाएगा, ठीक है। और फिर 2 पे क्या कितना गया हमारा 2 पे हमारा 7 गया है, ठीक है। तो 2 पे 7 कहाँ पे आएगा हमारा, ये 2 है हमारा, और 7 कहाँ पे आएगा 10 से थोड़ा सा पहले आएगा, 2 लाइन 3 लाइन पहले, तो वो हमारा कुछ यहाँ पे होगा। तो आप जब ग्राफ वाली लाइंस को देखेंगे तो आप वहाँ पे आप इजी तरीके से ये सारी चीज़ें नोटिस कर पाओगे। अब ये तो प्लेन पेपर है तो इसमें जो है चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जस्ट आइडिया के लिए बता दिया किस तरीके से आपको बनाना है। बाकी जो लाइन चार्ट रहता है इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइन है वो आपको फ्री एंड से नहीं बनानी है। जितने भी आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं
तो हर पॉइंट के बीच में आपको स्केल रखना है और बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है। पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, फिर स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, फिर इन दोनों को मिलाना है, फिर इन दोनों को। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट की जो है खासियत रहती है, इसमें आपको जो है फ्री हैंड से नहीं बनाना है कि आपको बस आपने बस बिना स्केल के हाथ लिया और आपने बस ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे नहीं मिलाना है, आपको स्केल की हेल्प से मिलाना है। तो ये हमारा लाइन चार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व आता है। तो इसमें क्या रहता है कि बेसिकली ये बिल्कुल हिस्टोग्राम जैसा रहता है, उसी के जैसे उसमें रेक्टेंगल बनते हैं हिस्टोग्राम जैसे। लेकिन इसमें क्या है, जैसे लाइन चार्ट हमने देखा जैसे एक लाइन बनाते हैं, तो इसी तरीके से हिस्टोग्राम में भी हम क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम इसमें बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व में, फिर हम जो से एक लाइन से मिला देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक डेटा दिया है, जैसे स्कोर्स दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो हम क्या करेंगे, पहले से ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे यानी कम फ्रीक्वेंसी से, तो उसके हिसाब से डेटा को अरेंज कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज टेबल जब हमारी बन जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो है टेबल इस तरीके से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें हम क्या फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे इस साइड में, और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो इधर लिख जाएगा, यानी जो स्कोर्स हैं वो हमारे इधर लिख जाएंगे। तो मैंने सारे स्कोर लिखे नहीं है, बस मैंने स्टार्टिंग वाला लिख दिया है, एक एंड वाला लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ मैंने सारे स्कोर्स लिखे नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख दिया है, इधर एंड वाला लिख दिया है, बस मैंने आपको बताने के लिए। बाकी आपको स्कोर यहाँ से देखते जाना है टेबल में से। ठीक है, जैसे 90 से 94 पे 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 90 से 94 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो हमारा जो पहला जो बनेगा रेक्टेंगल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। फिर हम सेकंड वाला देख लेंगे, 95 से 99 में कितना है, 2 फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा 95 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे प्लॉट कर लेना है ग्राफ। फिर आपको क्या करना है कि जो हिस्टोग्राम के बीच वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मिड पॉइंट्स हैं, तो इन पे आपको पॉइंट बनाने। फिर आपको क्या करना है कि एक लाइन इस तरीके से खींच देनी है। अब जो लाइन चार्ट था वहाँ पे तो हमने स्केल की हेल्प से लाइन खींची थी, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व रहता है इसमें आपको स्केल की हेल्प से लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, आपको क्या है फ्री हैंड से खींचनी है। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है कि जो लाइन चार्ट रहता है उसमें आपको स्केल की हेल्प से पॉइंट को मिलाना है, और यहाँ पे जो है फ्री हैंड से पॉइंट को मिलाते हैं। इस तरीके से जब हम पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा ये बन जाएगा टेबल। तो ये इतना सही था इसमें बेसिकली। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना। तो टेबल फॉर्म देख लिया, टेक्सटुअल देख लिया, बाकी हमने ग्राफ फॉर्म देख लिया। तो बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि आपको किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है, कैसे आपको डेटा को प्रेजेंट करना है ग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। तो अब जो इस तरीके से बेसिक चीज़ें सारी आप देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी आपको मैंने स्टेप बता दिए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, तो वो भी आसान है बिल्कुल। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, वैसे कम ही चांसेज है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब आगे की वीडियो में इसके अगला वाला पार्ट देखेंगे, तो 1-2 वीडियो और लगेंगे अभी इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।